Hello, good morning everyone. How are you? Myself, Kim Sir, Director Navodaya Classes, Sambalpur. So, today we are going to discuss the reproductive health. The topic is MTP, medical termination of pregnancy. So, what do you mean the medical termination of pregnancy? इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द वेरियस मेथड दैट कैन बी यूज्ड to implement in the assisted reproductive technology like the ZIFT, GIFT, artificial insemination, embryonic transfer, and in vitro fertilization that is also called the test tube therapy. ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस व्हाट इज इनफर्टिलिटी, व्हाट इज फीमेल इनफर्टिलिटी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मिशन सीएचसी प्लस टू बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम 2020 केम सर बायोलॉजी Navodaya classes Sambalpur. I am doing my MSc MPhil from CNU New Delhi. I am already former faculty at the Red Allen Career Institute, Kota. So, my dear students, so today we are going to discuss the topic reproductive health. So first of all, I would like to discuss the medical termination pregnancy. So can you tell me what is medical termination pregnancy? ये क्या होता है? Can you anybody tell me what is the medical termination of pregnancy? Medical termination of pregnancy means abortion. Abortion. So medically बेटा हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं और बिफोर एम्ब्रियोनिक फुली डेवलपमेंट होने से पहले उसको हम टर्मिनेट करते हैं इलीगली, तो उसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, एबॉर्शन कहते हैं, जो बिना वजह के हम फीमेल फोर्टिसाइड्स करते हैं। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर, क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है, so medical termination of pregnancy. Clear, all of you listen what I am talking to you. Medical termination of pregnancy. So बेटा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी और इंड्यूस द एबॉर्शन। व्हाट इज when both the male or female gamete fuse together to form the diploid zygote। क्या फॉर्म होता है? डिप्लॉइड zygote। आफ्टर जाइगोट के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है? ड्यूरिंग द क्लीवेज ब्लास्टोमर्स बनते हैं। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। These 2 to 16 cell stages are called blastomeres और 16 सेल स्टेज को स्पेशलाइज्ड हम नेमिंग किए हैं मरूला। व्हाट इज मरूला? आफ्टर मरूला 32 सेल स्टेज कॉल्ड गैस्ट्रुला, 64 इज कॉल्ड ब्लास्टोमा। तो बेटा बिफोर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर हम उस फेटस को ऑन ऑथराइज लेके इलीगली अगर हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं तो उसको मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कहते हैं। मिनिमम अगर देखेंगे ईयरली इन ऑल ओवर द वर्ल्ड 45 to 50 मिलियन एमटीपी बेटा हो रहा है। 45 to 50 मिलियन, कैन यू इमेजिन? Every wall in the
population. So 1/5 of the total number of conceived pregnancy. जितना भी प्रेगनेंसी पर डे हो रहा है सर वर्ल्ड में, उसका 5 हिस्से का 1 हिस्सा पॉपुलेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना सीवियर रिस्क है ये एमटीपी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि बेटा एमटीपी अगर कीजिएगा तो बोथ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के लिए यहाँ पे हानिकारक है। जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों का केसेस हम लोग यहाँ पे स्टोरी करेंगे। तो देखिए सिंपली एमटीपी हेल्प टू डिक्रीज द पॉपुलेशन। एनटीपी जो होता है बेटा ये पॉपुलेशन को डिक्रीज करने का काम करता है, ये तो बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलत नहीं है। लेकिन मेनी कंट्री हैव नॉट लेगलाइज एमटीपी ड्यू टू इमोशनल, ethical, religious, and the social issue. So most important questions asked here in medical entrance examination or CHSE board examination, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगलाइज एमटीपी इन 1971। 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को ऑथराइज किया with some strict and condition to take illegal female foeticide। जो इलीगली फीमेल चाइल्ड होने से उसको मार दिया जाता है, तो फीमेल की सेक्स रेशियो जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेगलाइज किया था। इसके बाद आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे the importance of MTP. Importance of MTP. What are the importance of MTP? अब MTP करने से हमें क्या क्या इंपोर्टेंस मिलता है? तो पहला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी, to avoid the unwanted pregnancy due to casual intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or rapes। बेटा जैसे देखते हो डे टू डे लाइफ में यू नो दैट न्यूज सुनने को मिलते हैं कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाता है, जो रेप केसेस होता है, उनके केसेस में अनवांटेड प्रेगनेंसी होता है, तो उसको हम कैसे रोकेंगे? तो उसके लिए हम एमटीपी करने से बेस्ट है, ताकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता मदर। सो इट इज इसेंशियल, बट थिंग इज दैट हम लोग यहाँ पे देखेंगे जी, इट इज इसेंशियल इन केस where continuation of the pregnancy could be harmful to the mother of the fetus or bone। लेकिन यहाँ पे सबसे इसेंशियल है कि मदर और fetus दोनों को बेटा हार्मफुल हो सकता है। इसी का केसेस में हम इसका रूल देखेंगे कि कौन कौन सा केसेस में हम लोग एमटीपी को मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये प्लासेंटा है, ये डायग्राम में अंदर देख रहे हो एम्ब्रियो है ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं इसका प्रोसीजर देखेंगे। तो मेडिकल में इंपॉर्टेंट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर कम इन योर मेडिकल एंट्रेंस, दैट इज द क्वेश्चंस कम लाइक एमटीपी कौन सी ईयर में हुआ था? तो द करेक्ट आंसर इज 19, क्या है वहां क्या लिखेगा 1971। अदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज आपको पूछेगा एमटीपी आर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम टर्म। हमारे बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 स्टेजेस होते हैं, आपको देखने को मिला होगा। क्या क्या? पहला 3 मंथ, फर्स्ट 3 मंथ इज कॉल्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं।
नेक्स्ट 3 मंथ इज कॉल्ड, मतलब 3 to 6 मंथ को हम क्या कहते हैं बेटा? सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। और नेक्स्ट बेटा हम लोग 6 to 9 मंथ को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग क्या कहते हैं जी? इसको थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। ठीक है ना बेटा? जो टोटल लगभग ना बेटा आपको कितने समय लगते हैं बेटा? कितने समय लगते हैं? 9 मंथ लग जाते हैं। कितना लगते हैं? 9 मंथ। एक प्रेगनेंसी को होने के लिए आपको कितने लगते हैं? 9 मंथ लगते हैं। एक फीमेल को फुली फॉइटस को डेवलपमेंट करके पार्चुरेशन करने के लिए इट टेक्स 9 मंथ। सो हम लोग यहाँ पे बेटा जानते हैं कि पहला 3 महीना को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, दूसरा 3 महीना को सेकेंड ट्राइमेस्टर, तीसरा 3 महीना को थर्ड ट्राइमेस्टर। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंसेप्ट है कि फर्स्ट 3 मंथ जो होता है बेटा ट्राइमेस्टर, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एमटीपी। अगर इसी ट्राइमेस्टर में अगर हम एमटीपी करेंगे तो मदर और चाइल्ड दोनों सेफ रहेंगे, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग अगर एमटीपी को यूज करेंगे, सो इट मे बी हाई रिस्क टू बोथ द मदर और चाइल्ड। सो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। सो एमटीपी जो ऑन इसेंशियल प्रेगनेंसी होते हैं, रेप केसेस हो गया, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया, किसी ने किसी से कोइटस कर लिया, बच्चे पैदा कर लिया, तो कोई छोटे बच्चा चाइल्ड केसेस पे, ऐसे केसेस पे होता रहता है। तो वहां पे क्या होता है बेटा? फीमेल जाके अबॉर्शन कर लेता है, अपना बच्चा गिरा देता है। तो उसको हमें रोकना है, क्योंकि अगर वो सही टाइम पे नहीं कर रहा है तो वो दोनों मैटरनल और फेटल दोनों के लिए मतलब दिक्कत क्रिएट कर सकता है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? द एमटीपी आर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक, मतलब 12 हफ्ते। 3 महीना के अंदर अगर हम लोग एमटीपी कर लिए तो मदर और फेटस दोनों के लिए ये सही सलामत बरकत है। और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हम लोग एमटीपी करते हैं या एबॉर्शन करते हैं, दिस इज हाईली रिस्की। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। Already in 2016 NEET, the questions came, the safe period of the MTP is how much? So that is the 12 week. How much? 12 week. This is most important question. So kindly remember. Clear all of you guys? Very good. Next हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है फीमेल बॉडी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। पहला कंसेप्ट है प्रॉब्लम रिलेटेड विथ एमटीपी। मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपी आर परफॉर्म इलीगली। बहुत सारे एमटीपी बेटा इलीगली किया जाता है, मेडिकल काउंसिल के रूल और रेगुलेशन से बाहर किया जाता है। उनको नहीं पता होता है कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। दूसरा मिसयूज ऑफ एमिनो सिंथेसिस। सभी को पता है बेटा एमिनो सिंथेसिस एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आप सभी को पता है ये एमिनो सिंथेसिस मेथड है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि एमिनो सिंथेसिस में आपन ने क्या पढ़ा था कि इट इज ए टेक्निक और मेथड इन व्हिच मेथड वी कैन डिटरमाइन द क्रोमोसोमल और जेनेटिकल डिसऑर्डर बिफोर द पार्चुरेशन। अब बिफोर द पार्चुरेशन जो क्रोमोसोम्स नंबर में डिलीट होना, सेग्रीगेट होना और एडिशन होना या कोई भी डीएनए की बेस पे चेंजेस हो जाना, इसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं ताकि वो बच्चा एबनॉर्मल हो। तो उसी एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में बनाने के लिए, इस अबनॉर्मल टू नॉर्मल कंडीशन में बनाने के लिए बच्चा को हम क्या करते हैं? एमिनो सिंथेसिस करते हैं।
ताकि इसी तकनीक और माध्यम से हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड प्लासेंटा से उल्ट्रा करके हम स्टोरी करते हैं और जानते हैं कि बच्चे के पास कौन सी क्रोमोसोम्स नंबर और डीएनए नंबर में चेंजेस हुआ है या डेफिशिएंसी है, ताकि उसको जीन ट्रांसफर मेथड के माध्यम से हम रिप्लेस करके एक न्यू जीन को इंसर्ट कर लेते हैं, ताकि आप वो बच्चा को नॉर्मल प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक फीमेल कंसीव कर सकती है नॉर्मल डिलीवरी। इज इट क्लियर what I am talking to you, my dear students? Very good. Now, next problem क्या हो सकता है? एमटीपी के थ्रू से लोगों ने अमीनो सिंथेसिस का मिसयूज किया। 1971 में जब एमटीपी को लाया गया, उसी समय ही 1971 में एमिनो सिंथेसिस मेथड की डिस्कवर किया गया, लेकिन there are lots of people they can misuse the amino synthesis. They can determine the sex determination to kill the female photocytes to decrease the ratio of the female side. So this is the biggest problem in that time in our country. So that's why the Indian government, they have to decide to stop and ban the amino synthesis at the time in 2005. So 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को बैंड कर दिया ताकि फीमेल फोर्टिसाइड्स को ग्रो कर सके। Is it clear, my dear students? Okay. Here also questions, maybe 1 or 2 questions may become in your AIMS or NEET exam. So you have to read properly or through the line by line NCERT. All the points are very, very important, because if you read 4 to 5 times NCERT, and at least per day you have to practice 100% from every chapter in biology. So if you practice a lot of MCQ questions, so that's why your fundamental or basic concepts are clear. If you clear once your fundamental or basic concept, so आपको nobody can stop you. Whatever you can do in your life, you can just read the biology and ये आपको स्टोरी टाइप का लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में, चीजों को याद रखने में। तो हमें लॉन्ग लास्टिंग के लिए चीजों को याद रखना है, तो अपन को कंसेप्ट को क्लियर होना वेरी वेरी जरूरी होता है। सो फिर देखेंगे बेटा, देख सकते हैं यहाँ पे तो क्या क्या गया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे अधिक इंपोर्टेंट यहाँ पे है बेटा, एमिनो सिंथेसिस के माध्यम से लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन किया, और सेक्स डिटर्मिनेशन करके उन्होंने फेटस को क्या क्या फीमेल फेटस की। So this is highly dangerous for the young mother and fetus. तो बेटा ये क्या होता था, दोनों मदर और फेटस के लिए ये बहुत 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 मतलब क्या है, सीवियर था, इसीलिए ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। So what is aminosynthesis? So all of you know that aminosynthesis in this form amniotic fluid of the fetus is taken to analyze the fetal cell and dissolve the substances, because it is used to test the presence of genetic disorder, survivability of the fetus, etc. So can you give me some example of the genetic disorder? You have to already read in second year biology, human health and diseases. You know that the disease can be broadly two types, the congenital or the acquired disease. Congenital diseases means the disease can be occur before the birth, or the acquired disease means the disease can be occur after the birth. You know that. So I give you example like the some genetic disorder or chromosomal disorder like the hemophilia, sickle cell anemia, color blind, cystic fibrosis, phenylketonuria, thalassemia, Turner syndrome, Down syndrome, Klinefelter syndrome, etc. तो ये सारे जो डिसऑर्डर थे इसको हम इसके माध्यम से क्योर कर सकते थे एमिनो सिंथेसिस। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही यहाँ पे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
is enact the Medical Termination Pregnancy Amendment Act 2017। 2017 में इसको फाइनली फुली सपोर्ट के साथ इम्प्लीमेंट किया ताकि to reduce the illegal abortion and consequence of the maternal mortality and morbidity। तो 2017 में फाइनली इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया और इम्प्लीमेंट किया कि एक एमपीपी के माध्यम से जो इलीगल एबॉर्शन और मैटरनल मोर्टेलिटी जो हो रहा है इसको हम हटा सकते। So according to this act, pregnancy may be terminated within the first week। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को फर्स्ट 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्रांसफर के अंदर ही करना पड़ेगा, रजिस्टर करके मेडिकल प्रैक्टिस का। अगर आपको मतलब एमटीपी करवाना है तो डॉक्टर के पास जाना है, रजिस्टर करना है और बिफोर 3 महीने होने से पहले 12 हफ्ता होने से पहले आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा अगस्त। आफ्टर दैट इट इज हाईली रिस्की बोथ द मदर और पेरेंट्स, सो इट इज unauthorized। So the pregnancy is between 12 to 24 weeks to register medical practitioner must be of the office। और अगर 12 से 24 वीक हो गया है और आपको एबॉर्शन करवाना है तो वहां पे दो मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर वो दोनों सहमत हो गए ठीक है आपकी बेटा या बेटी ये फेटस को रिस्क नहीं है या मदर को रिस्क नहीं है तो उसी केसेस में हम कर सकते हैं, तो वहां पे एक किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द टेक्निक व्हिच आर द एमिनो सिंथेसिस का मेथड है। ये वाला आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं क्या क्या है, कैसे हम सिरिंज के माध्यम से एमनियोटिक फ्लूइड को विथड्रॉ करके सारे काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। तो आगे चलते हैं। तो ये बेटा एमटीक्यू का क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सेफ पीरियड कितने समय है, 12 वीक्स आप लोग लिख सकते हैं। कब हुआ था एमटीपी 1971 में, लेकिन 2017 में पूरी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और इसमें एबॉर्शन को जो होता है इलीगली उसके बारे में ही मैसेज नहीं होने के लिए बुलाया गया था, एमिनो सिंथेसिस इसके बारे में। Now today we are going to discuss the topic like the sexually transmitted disease। So can you tell me anyone what is sexually transmitted disease? Sexually transmitted diseases क्या है? Sexually transmitted disease, you know that sexually transmitted disease is highly vulnerable because it can be transmitted by the through of body fluids like the lymph and the blood or the liquidity substances like the milk। So it is not an infectious disease like that. The disease can be transmitted by the through of contaminated air, food and water. Not. It is also one type of infectious or communicable disease because the disease can be transmitted from one person to another person easily by the through the contaminated body fluids like lymph and blood। This is 100% true। But always remember it what I'm talking to you, my dear friend। क्या होता है जब भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज देखेंगे, आप कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से डिजीज ट्रांसमिट, तो क्या क्या होता है बेटा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे ट्रांसमिटेड होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है this disease transmitted through the sexual intercourse are called sexually transmitted disease। All of you clear? Or this disease is called venereal disease or reproductive tract infectious disease भी इसको कहते हैं। All of you clear? So I give you example of some sexually transmitted disease. Questions may become in your medical and both the CHSE board examination in biology also. So remember it what I'm talking to you. The example of some
sexually transmitted diseases like the gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydoidiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, HIV leading to AIDS. These all are the example of sexually transmitted disease. So always most remember it. This is highly important. So example may be remember it because questions already come in your medical entrance. Is it clear? So ये देख सकते हैं बेटा ये डायग्राम में देखो ये डायग्राम में कैसे साइकिल्स होने से ज्यादा करके लिप्स रिलेटेड डिजीज और स्किन रिलेटेड होता है ज्यादा करके एक से ज्यादा बंदे को अगर लिप किस कीजिएगा तो यही हालत होगा आपका दूसरा है गोनरिया टोंग का नीचे भाग में ऐसे हो सकता है आपका ये पिक्चर देख सकते हैं दिस इज गोनरिया जेनिटल हार्पस होने से भी ऐसे आपका जो सेक्स ऑर्गन है पेनिस या जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन जो वेजिना सर्विक्स है यहाँ पे ऐसा रूडिमेंटरी हो सकता है या जेनिटल वार्स होने से भी आपका ऐसा हो सकता है तो दिस इज हाईली रिस्क सो ऑलवेज बी केयरफुल क्लियर नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्यों होता है What are the major causes of the sexually transmitted disease? You already read the AIDS, acquired immunodeficiency AIDS. AIDS is caused by the pathogens like the retrovirus, and that pathogen is also called the HIV, human immunodeficiency virus. It is highly responsible to cause the AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. It is also one type of infectious disease because the disease can be transmitted through the contact of body fluids like the blood and veins. So here, what are the causes of STD? क्या-क्या चार वजह होते हैं? The first causes of the STD is unprotected sex with an infected partner, or you can say the sexual intercourse with unknown partner or sexual intercourse with the multiple partner. अब किसी को जानते नहीं है उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर उनको पहले से एड्स हुआ है तो उनका बॉडी सीमेंट के माध्यम से आपके पास ट्रांसमिटेड हो सकता है सेकंड शेयरिंग ऑफ नीडल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को यूज किए हो सिरिंज और उसी सिरिंज को अगर एक नॉर्मल पर्सन को फिर इंजेक्ट करते हो बेटा तो वहां पे आपको ये डिजीज ट्रांसमिटेड होने का ज्यादा संभावना होते हैं क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स ओके वेरी गुड नेक्स्ट द थर्ड cause is transmission from infected mother to fetus क्या है बेटा आप इन्फेक्टेड मदर्स कोई होगा उसका मिल्क आप अगर चाइल्ड को अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो तो ट्रांसमिट हो सकता है या बिफोर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मान लीजिए अगर फीमेल को हो गया है तो उसका बच्चा को भी ट्रांसमिट होने का चांसेस होता है बाय द फ्लो ऑफ प्लासेंटा बिकॉज़ दे कैन प्रोवाइड द नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स थ्रू द मीडियम ऑफ प्लासेंटा टू fetus by the umbilical cord. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बेटा इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट और ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन अगर हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं और एक अगर इन्फेक्टेड पर्सन से अगर नॉर्मल पर्सन को हम अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं ब्लड तो उसी का केसेस में क्या होता है बेटा आपका ये केसेस के डिजीज आपका हो सकता है ठीक है सो हेपेटाइटिस बी और एचआईवी आर आल्सो ट्रांसमिटेड
तो हेपेटाइटिस बी और HIV जो एड्स का होता है, ये भी ऐसे ट्रांसमिटेड होते हैं। तो बेटा क्या क्या हमने डिस्कस किया? शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दूसरा बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इसके माध्यम से। तीसरा फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फेटस ब्रेस्ट फीडिंग, इसके माध्यम से भी, ठीक है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल herpes, HIV. These other diseases are completely curable if detected early and treated properly. अगर हमने इसी डिजीज को बेटा अर्ली अगर डिटेक्ट करेंगे और इसको ट्रीट करेंगे तो इट में भी हमने इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगा तो बेटा क्या क्या सिम्टम्स होने का संभावना है? फीमेल में अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी में कैसा स्टेजेस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या सिचुएशन है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी मतलब क्या है बेटा? द ब्लास्टोसिस्ट कैन बी डेवलप्ड इनसाइड द यूटेरस, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब क्या है? द blastocyst develop outside the uterus, not inside the uterus. अगर outside the uterus अगर वो डेवलप हो जाता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। उसका केसेस में मदर को सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है, मरने का चांसेस होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी बढ़ सकता है। सो सिम्टम्स में भी देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का, यहाँ पे आप लोग सिम्टम्स बेटा देख सकते हैं क्या क्या सिम्टम्स डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो अर्ली सिम्टम्स आपको इचिंग होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइटली पेन होगा, स्वेलिंग होगा, जेनिटल रीजन में आपका दर्द होगा, महसूस होगा, इस सब आपका रीजन है। और एब्सेंस और लेस ऑफ सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स इन द सोशल स्टिग्मा देता है इन्फेक्टेड पर्सन टू द कंसल्टेंट। तो ये अर्ली सिम्टम्स आपको अगर देखने को मिल रहा है तो पहले से डॉक्टर को आप कंसल्ट कर लेना बेहतर है। और दिस लीड्स टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ, हम लोग अगर कहेंगे तो फीमेल में ज्यादा करके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पैदा कर सकता है। फीमेल का जो पेल्विक है इसको ये डैमेज कर सकता है। एबॉर्शन, स्टिल पार्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीजेस आपको होने का ज्यादा संभावना है। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हाउ टू यू कैन कंट्रोल एंड प्रिवेंट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो बेटा यहाँ पे हम लोग कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, सो वेरी important, so kindly remember this point. So पहला पॉइंट क्या है बेटा? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर एंड मल्टीपल पार्टनर। तो सेक्सुअल कंटैक्ट जो है उसको हम अवॉइड करेंगे अननोन पार्टनर जिनसे हम जानते नहीं है, या मल्टीपल पार्टनर, मोर देन 2 पार्टनर के साथ सेक्स करना अवॉइड करना चाहिए। और ड्यूरिंग द कोइटस हम ऑलवेज यूज द कंडम ड्यूरिंग कोइटस जस्ट कोइटस करने से पहले हम मेल या फीमेल कंडम जो भी है बैरियर मेथड का उसको यूज करना चाहिए, ताकि उसको यूज करके हम अगर काम करेंगे तो हमें विक्सी लेवल जो है वो लो हो जाएगा। इसके बाद इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर और अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट। तो क्या है बेटा, अगर इनके सब आपको अगर डाउट लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो आप जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर है, तो इनका एक्सपर्ट है, उनका नॉलेज है, उनके पास आप सिंपली आइए, अपना प्रॉब्लम बताइए और अर्ली जितने सुविधा हो सके अपना ट्रीटमेंट करें ताकि आप जो हो सके। बिकॉज एड्स का जो सिम्टम्स होते हैं 5 से 10 साल इसका टाइम लग जाता है इसका सिम्टम्स एक्टिव होने में, और इसका कोई परमानेंट क्यूरेबल मेडिसिन या एंटीबायोटिक या वैक्सीन अभी तक भी वर्ल्ड में कोई भी WHO हो या कोई भी वो नहीं बना पाया है। इसीलिए इसके प्रति में अवेयरनेस होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अगर देखेंगे ऑल पर्सन आर वर्निएबल टू STD,
These are very high among person with the age of 15 से 24 और इस सारे पर्सन के लिए भरनीय पूल है और 15 से 24 साल वाला जो बच्चा होते हैं उनके लिए दिस इज हाईली भरनीय। तो इसी केसेस में हमें इन एज ग्रुप का बच्चे को भी अवेयरनेस करना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक में बेटा हम लोग देखेंगे इनफर्टिलिटी। क्या पढ़ेंगे बेटा? इनफर्टिलिटी के बारे में। जो इनफर्टिलिटी एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज इनफर्टिलिटी? तो बेटा इनफर्टिलिटी जो भी होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनफर्टिलिटी जो मैंने आपको बता रहा है ये मेल या फीमेल किसी में, आइदर मेल में भी हो सकता है और आइदर इनमें भी आफ्टर इन फीमेल, मेल इनफर्टिलिटी फीमेल। लेकिन सीएचएससी बोर्ड 2020 बायोलॉजी एग्जाम में ज्यादा करके इम्पोर्टेंट था व्हाट इज फीमेल इनफर्टिलिटी। ठीक है, क्वार्टर तक का जैसा फीमेल इनफर्टिलिटी। लेकिन मेडिकल में कहीं से भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। जिसको यहाँ पे ध्यान रखना है आपको इनफर्टिलिटी में ज्यादा करके बेटा यू नो दैट मेल गेमेट ऑलवेज स्मॉलर एंड मोटाइल इन नेचर होते हैं जबकि फीमेल गेमेट नॉन मोटाइल एंड लार्जर। अगर मेल गेमेट की मोटिलिटी अगर घट जाता है उसी के रीजन में क्या होता है, वो ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाता। तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी के चांसेस देखने को मिलते हैं। या सेकंड केसेस अगर देखेंगे बेटा, जो मेल गेमेट होता है वो तो मोटिलिटी घट जाता है स्पर्म, और दूसरा है अगर कैस्ट्रेशन होता है, कैस्ट्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ टेस्टिस। अगर रिमूवल ऑफ टेस्टिस होगा उसको कैस्ट्रेशन कहेंगे, रिमूवल ऑफ यूटेरस उसको हिस्टेरेक्टोमी कहेंगे। तो बेटा कैस्ट्रेशन होने से क्या होगा, लॉस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होंगे मेल में, स्पर्म प्रोडक्शन घट जाएंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली रिड्यूस होता है। तो स्पर्म की मतलब प्रोडक्शन भी घट जाएगा तो वहां पे मतलब के चांसेस। या फीमेल के केसेस में देखेंगे उनका जो ओवारी के भीतर जो ग्राफिन फॉलिकल होता है, वो ग्राफिन फॉलिकल या ओवारिन फॉलिकल को अगर खराब हो जाता है या रूडिमेंटरी हो जाता है तो उनका केसेस में इनफर्टिलिटी होता है। जैसे कि मैं और भी वजह बताना चाहता हूँ, अगर कोई फीमेल ड्रग्स लेता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, उनका केसेस में बेटा ये ज्यादा देखने को मिलता है इनफर्टिलिटी होने का। ठीक है ना? तो इसके बारे में इनफर्टिलिटी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या क्या होता है। तो देखिए बेटा इनफर्टिलिटी का मीनिंग एग्जैक्टली आप क्या समझते हैं, मैं वो पहला आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इट इज द इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस द चिल्ड्रेन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉर्मली नेचुरली जैसे करते हैं किए, एक फीमेल को आपने किया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एबिलिटी नहीं हो पाई कंसीव करने के, वो फर्दर वो जाइगोट को डेवलप करने के, फर्टिलाइज करने के, वो द मेल और फीमेल क्या है। तो वो केसेस में क्या है, 2 साल तक अगर आपने सेक्स किया, कोइटस किया और आपकी बीवी में अगर देख के कुछ नहीं हुआ तो आप जान सकते हैं कि कुछ ना कुछ रीजन है, प्रॉब्लम है कि ऐसा हुआ। फिर देखेंगे द रीजन फॉर दिस में भी क्या क्या रीजन हो सकता है। कोई फिजिकल रीजन हो सकता है, कोई कंजेंशियल डिजीज का रीजन हो सकता है, कोई ड्रग्स लेने का रीजन हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी होता है। ये सब डिफरेंट वजह है जिसके वजह से फीमेल में इनफर्टिलिटी हमें देखने को कभी कभी मिलते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। तो बेटा आफ्टर चैप्टर रीड करने के बाद क्या सब क्वेश्चंस को मोर प्रैक्टिस करते रहिए। जितने से जितने अधिक क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपका बेस और कम्युनिकेशन बढ़ेगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग देखेंगे दिस डिसऑर्डर कैन बी क्रिएटेड इन इनफर्टिलिटी क्लिनिकिंग यूजिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART। तो बेटा ये डिजीज को हम कैसे क्योर कर सकते हैं बेटा? एक मेथड है, वो है कौन सी मेथड बेटा? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या है? ART। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, जिसमें कि बेटा हम फीमेल इनफर्टिलिटी को क्योर कर सकते हैं और फर्दर वो फीमेल को हम लोग बच्चा प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो क्या क्या होता है देख लेते हैं बेटा।
आज चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट बेटा, एनी क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क, ठीक है। अब देखिए बेटा, what are the different types? This is most important questions because already come in your previous medical exam, like a IPMP, NEET or AIMS, JIP or UAT like that, etc. So those who are appearing 2020 NEET examination, this is most important point. Here the questions may become very IMP, very IMP. अरे समझे कि नहीं? समझ गए ना? very important बेटा ये। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे मेडिकल में, देख लीजिएगा। अपन बोल दिया ना 2020 में आएगा, तो यूं ही पढ़ लीजिए, छोड़िए मत, मत कीजिए। एनसीईआरटी का लाइन इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं बेटा, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ क्या, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टू क्योर द इनफर्टिलिटी। So this technology used to correct the infertility problems। क्या है बेटा? इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। पहला मेथड क्या है बेटा? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं बेटा? पहला मेथड क्या है? यहाँ पे देखिए, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या है बेटा? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा मेथड क्या है बेटा? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पोर्म इंजेक्शन। क्या है बेटा? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पोर्म इंजेक्शन। तीसरा एआरटी क्या है बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। जैसे शाहरुख खान ने अपना तीसरा नंबर बच्चा किया। चौथा क्या बेटा? हमने देखेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या बेटा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पांच में क्या बेटा? हम देखेंगे सोरोगेसी। क्या बेटा? सोरोगेसी, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेटा मेथड हम देखेंगे। और यहाँ पे एक छोड़ दिया है बेटा, वो क्या है? ZIFT है। क्या है बेटा? ZIFT। और एक मेथड यहाँ पे नहीं लिखा है बेटा, zygote intrafallopian transfer, other one is embryonic transfer, EP। This is also most important बेटा, ओके। इसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अरे चलो, समझे कि नहीं? ओके, वेरी गुड। तो आगे देखिए बेटा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेंगे। क्या क्या डिस्कस कर लेंगे बेटा? देखो क्या क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जो पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेटा। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मींस टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें क्या करते हैं बेटा? हम जस्ट स्लाइडली कुछ नहीं, यहाँ पे आप लोग को मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं, जस्ट क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा रे? अरे बताओ रे। जस्ट यहाँ पे आप कुछ नहीं, एक टेस्ट ट्यूब लीजिएगा। दिस इज वन टाइप ऑफ टेस्ट ट्यूब। और इसी टेस्ट ट्यूब में आप क्या कीजिएगा बेटा? इसी टेस्ट ट्यूब में देखो, इसी टेस्ट ट्यूब में आप क्या कीजिएगा? जो ओव्यूम है और जो मेल गैमेट स्पर्म, ठीक है, ये दोनों को आप आर्टिफिशियली एक्सटर्नल बॉडी, द फर्टिलाइजेशन कैन बी आउटसाइड द बॉडी, मतलब एक टेस्ट ट्यूब के माध्यम से हम क्या करेंगे बेटा? ये ओव्यूम को और स्पर्म को, ओव्यूम प्लस स्पर्म को फर्टिलाइज करके हमने क्या बनाएंगे बेटा? जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जाइगोट। और इस जाइगोट को अप टू 8 ब्लास्टोमर्स और मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स करके फिर यूटेरस में हम क्या करेंगे बेटा? इम्प्लांट करेंगे। क्या करेंगे? इम्प्लांट करेंगे, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इम्प्लांटेशन। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा क्या क्या पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, देखते रहिए। जल्दी जल्दी लास्ट टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। सो इन दिस मेथड, ओवा फ्रॉम द वाइफ डोनर और स्पर्म फ्रॉम द डोनर मेल। जो मेल और फीमेल केसेस इनफर्टिलिटी हैं, उनका केसेस में हम क्या करेंगे? डोनर मेल और फीमेल से ओवा, ओव्यूम और स्पर्म को कलेक्ट करेंगे और उसको कलेक्ट करके क्या करेंगे बेटा? जाइगोट बनाएंगे अंडर द स्टिमुलेट कंडीशन इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का कंडीशन में जाइगोट बनाएंगे और उसको फिर हम लोग एम्ब्रियो
ग्रोथ करवा के उसको हम लोग क्या करेंगे, यूटेरस में इम्प्लांट कर देंगे। तो बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर भी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब पे भी कहते हैं। सो टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर, कितने प्रकार का होते हैं एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर? तो एक होता है बेटा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, अदर वन इज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होता है। एम्ब्रियो को दो तरीके से हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बेटा एक कलेक्शन ऑफ एग फ्रॉम फीमेल डोनर, इधर देखो बेटा कलेक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल डोनर। तो कलेक्शन ऑफ एग फ्रॉम फीमेल और कलेक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल, अब दोनों को क्या किया बेटा, पेट्री डिश में हमने लिए और दोनों को टेस्ट ट्यूब के माध्यम से फर्टिलाइज किए। अब यहाँ से बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेटा, यहाँ से हमने क्या किया, एम्ब्रियो बनाया अप टू, और इसको बेटा फिर क्या किया, यूटेरस में हमने इम्प्लांट किया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर। दिस इज मोस्ट ऑल ऑफ यू क्लियर बेटा? ओके, वेरी गुड। ध्यान से सुनिए, इंटरेस्टिंग है बायोलॉजी, ऐसे कुछ नहीं है बेटा, बहुत मजेदार है। अरे अगर जिंदगी में सोच लिया ना भाई अपन कुछ करेगा, मेडिकल मिलेगा, एम्स में पढ़ना है, एम फॉर एम्स दिल्ली। So your target is to secure very good rank in medical entrance examination in 20. If you want, then catch me. आपको अगर चाहिए आप पकड़ लीजिए। Shape your career as a doctor. अभी से आप अगर नहीं कीजिएगा ना तो आप पछताएंगे। तो वो वक्त आने मत कीजिए। आप अपने अंदर हौसला बढ़े, अपने अंदर फेथ रखे, विश्वास रखे, कॉन्फिडेंस रखे, अपने आप पे भरोसा रखे। डेफिनेटली यू हैव टू स्कोर वेरी गुड नंबर इन नीट एग्जाम 2020. Out of 720, you must be score minimum 600 plus. This is guarantee. My opinion. I can promise. बस मैं जितना बोला उतना पढ़ा। सो फिर देखते हैं बेटा आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का टेस्ट ट्यूब बेबी में कैसे करते हैं। फिर अगर हम लोग यहाँ पे अगर चर्चा करेंगे बेटा, यहाँ पे अगर देखेंगे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो हमने क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमर्स इनटू फैलोपियन। हम क्या करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट को या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमर्स लेके हम क्या करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, मेल और फीमेल का लाके टेस्ट ट्यूब में। आप वो जाइगोट से ब्लास्टोमर्स बनाएंगे 8 ब्लास्टोमर्स तक, अर्ली एम्ब्रियो मतलब अप टू 8 ब्लास्टोमर्स। जाइगोट को या अर्ली अप टू 8 ब्लास्टोमर्स तक हम डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे फीमेल फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन वो फीमेल अपना यूटेरस में एक बच्चा को डेवलप करने के लिए फेटस को सुइटेबल कर दी। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद इन मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स इनटू द यूटेरस। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स बना के अगर हम यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। याद रखिएगा, मेडिकल के सवाल है, अप टू 8 ब्लास्टोमर्स अगर ट्रांसफर करेंगे फैलोपियन ट्यूब में ZIFT, सिर्फ अगर गैमेट को ट्रांसफर करेंगे फैलोपियन ट्यूब में GIFT, और अगर हम ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स इनटू यूटेरस करेंगे उसको हम क्या कहेंगे बेटा, इंट्रायूटेराइन। सो एम्ब्रियो फॉर इन विवो फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल। इन विवो मतलब फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल इज आल्सो यूज्ड फॉर द सर्च ट्रांसफर टू असिस्ट टू एलिमेंट टू कैंडर फॉर्म। जो फीमेल कंसीव नहीं करता है उनका केसेस में ये हम लोग करते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हो गया। अब बेटा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में बेटा जल्दी जल्दी देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, आपको टाइम नहीं है यहाँ पे ज्यादा, आपको फटाफट पढ़ाई करने का है। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में अगर बात करेंगे हम लोग तो क्या है बेटा, देख सकते हो यहाँ पे कैथर बोलते हैं। कैथर एक ट्यूब होता है जिसके माध्यम से हम गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर ऑफ एन ओव्यूम फ्रॉम ए डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब another female who cannot produce ovum। जो जो फीमेल ओव्यूम को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है लेकिन जिसके पास एबिलिटी है कि वो अपना यूटेरस के अंदर एक फेटस को डेवलप कर सकता है,
तो वहां पे एक गैमेट को स्पर्म को एक डोनर मेल से लाके हम क्या करेंगे बेटा, और सॉरी ये एक फीमेल से डोनर फीमेल से ओव्यूम को लाके उनकी फैलोपियन ट्यूब में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट के लिए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हम लोग देखेंगे बेटा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सो ये क्या होता है बेटा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कोई भी बता सकता है मुझे? इनमें क्या होता है, लेबोरेटरी प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, which is single spore from male partner is injected indirectly into egg from female partner, और after the fertilization the embryo is implanted into the woman's uterus. तो लेबोरेटरी प्रोसीजर में ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, लेबोरेटरी प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग क्या करते हैं, सिंगल स्पर्म को लाएंगे और उसी स्पर्म को डायरेक्टली फीमेल की क्या है जो एक है ओव्यूम है, उसी एक और ओव्यूम में ये वाला जो है पर्सन उसी एक और ओव्यूम में इंजेक्ट करेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होकर एम्ब्रियो जब ब्लास्टोमर्स बनेगा उसको फिर फीमेल के यूटेरस में हम ट्रांसफर करेंगे। इसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब द स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओव्यूम। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू बेटा? वेरी गुड। तो आगे चलते हैं बेटा, अब क्या है, artificial insemination, this is most important for CHSE biology exam also बेटा, most remember it। ये वाला डायग्राम को देखिए अच्छे से, मेल का सॉरी फीमेल का, और ये वाला डायग्राम को देखिए। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बेटा हम लोग क्या करते हैं, द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजिना और द यूटेरस ऑफ द फीमेल। जो सीमेन और स्पर्म को डोनर मेल और हस्बैंड से हम कलेक्ट करते हैं उसको आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं बेटा, कैथोड का माध्यम से, कैथोड ये देख रहे हो, कैथोड का माध्यम से, कैथोड का माध्यम से क्या करते हैं, फीमेल की यूटेरस में इंजेक्ट करते हैं, वाला देखो इंजेक्ट स्पर्म है, ठीक है, ये डायग्राम में अच्छे से देखिए, इंजेक्ट स्पर्म करते हैं। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज द यूटेरस इज नोन एज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, और इसको इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी कहते हैं। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर मेल पार्टनर हैविंग इनएबिलिटी ऑफ इंसेमिनेटेड फीमेल और लोअर स्पर्म। अगर मेल का केसेस में कैस्ट्रेशन है, रिमूवल ऑफ टेस्टिस है, ज्यादा स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, स्पर्म इनेबिलिटी है, उनका केसेस में हम डोनर स्पर्म को फीमेल में इंजेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैथोड। तो इसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट, मतलब इंसेमिनेशन मतलब क्यों होता है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिटेड ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल जेनिटल। तो आर्टिफिशियली हम स्पर्म को जो वहां पे ट्रांसमिट करेंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहेंगे। ये CHSE बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। CHSE +2 बोर्ड एग्जाम शॉर्ट नोट मेकिंग 2.5 मार्क के लिए बेटा दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो ऑलवेज रिमेंबर इट व्हाट आई एम टॉकिंग। इज इट क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू? ओके वेरी गुड। तो आगे चलते हैं बेटा, लास्ट खत्म हो गया। सोरोगेसी क्या होता है बेटा, आप लोग सोरोगेसी मतलब क्या सोचते हैं, सोरोगेसी मतलब क्या है, हियर वुमेन सोरोगेट मदर, सोरोगेट मदर कहते हैं, यस a child for a couple unable to produce children because the wife is infertile or unable to carry। मतलब क्या है बेटा सोरोगेट मतलब वो मदर का केसेस में बच्चा हो ही नहीं सकता है, इनफर्टिलिटी इतना है नहीं हो सकता। तो सरोगेट इज impregnated through artificial insemination और implantation of the embryo produced by, यहाँ पे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, इसको सोरोगेसी, जो मदर बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है वन्हा माध्यम पैसों ताकि सोरोगेसी तसे केसेस के ठीक करवाले आपके ये सब केसेस का करवार जरूरी है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। सो ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा बेटा, ओके वेरी गुड। तो लास्ट टॉपिक यहाँ पे देख लीजिए, प्रॉब्लम्स ऑफ एआरटी। तो एआरटी करने में क्या क्या प्रॉब्लम होने का चांसेस है क्या, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो क्या है, एक तो इट रिक्वायर हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये बात है, तो इसमें आपको हाईली हैंडलिंग करना पड़ेगा प्रिसीजन के साथ, एक कुर्सी के साथ अच्छे से लेबोरेटरी कंडीशन मीडियम होना चाहिए, आपके पास स्पर्म को सीमेन को स्टोर करने के लिए -196 लिक्विड नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक है, ये सब होना चाहिए आपके पास अवेलेबल, या इमोशनल रिलीजियस सोशल प्रॉब्लम ये सब होने का चांसेस है, ये सब मतलब अवेलेबल होना मुश्किल है, ये सब प्रॉब्लम भी होता है सबके पास अवेलेबल। सो लीगल एडेप्टेशन इन वन ऑफ द, सो ऐसे केसेस में आप एक बेस्ट मतलब चाइल्ड कहीं से भी एक बच्चा या बच्ची आप एडप्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सो ये वीडियो को अच्छा लगा तो बेटा मेरा दोस्तों
माई सेल्फ केम सर, मैं आप सभी को बोलता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस एम फॉर एम्स पे ये वीडियो अपलोड होगा। इसको अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमें और एनकरेजमेंट करते रहिए कि आपको ऐसे वीडियो हम छोड़ते रहे। ओके, थैंक यू सो मच। ये रिकॉर्ड कर रहे थे क्या?